हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। तो मित्रों, हम सभी जो है हिंदी व्याकरण डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद जी की जो पुस्तक है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, इनसे हम सभी एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं। और इसकी आज जो है ये क्लास की जो संख्या है ये है 2, है ना। क्लास संख्या 2 है। एक क्लास इसके पहले हो चुकी है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है भाषा का स्वरूप, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, है ना, और भाषा के विविध रूप, भाषा की परिभाषा, भाषा का स्वरूप, अर्थ एवं परिभाषा, भाषा की प्रकृति इसके अंतर्गत, है ना, भाषा के विविध रूपों को हम लोगों ने देखा। फिर देखा हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति। और आज की ये दूसरी क्लास है और यह क्लास जो है बिहार शिक्षक भर्ती, ये सभी के लिए उपयोगी है। बिहार शिक्षक भर्ती 4 पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए इसके साथ साथ सभी राज्य के टीजीटी, पीजीटी, टेट, एसटेट और जो भी प्रतियोगी परीक्षा होती हैं जिनमें सामान्य हिंदी से प्रश्न बनते हैं, उन सभी विद्यार्थी के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण क्लास है ये। ठीक है, ये सभी के लिए उपयोगी है क्योंकि ये व्याकरण है, तो व्याकरण जो है सभी परीक्षा में पूछा जाता है, तो सभी के लिए ये उपयोगी है। और तो इसमें आज जो है ये क्लास प्रतिदिन आपको मिलती रहेगी और बिल्कुल ये जो है निःशुल्क क्लास है। आगे हम सभी देखते हैं, अपने टॉपिक पे चलते हैं। कल हम लोगों ने जो सीखा था उसका रिवीजन करेंगे आज। कल हम लोगों ने देखा था भाषा की परिभाषा। तो भाषा सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्तिवाणी को कहते हैं। भाषा किस धातु से बना है? भास धातु से बना है ना। सा में हलंत रहेगा, भास धातु से बना, ये प्रश्न बनता है। फिर हम लोगों ने परिभाषाओं को देखा था, है ना। आचार्य देवेंद्र शर्मा के द्वारा जो परिभाषा बताई गई थी उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, जिसमें जो है यादृच्छिक शब्द आया था, है ना, और ध्वनि संकेत आया था, रूढ़ शब्द आया था। इन सबको हम लोगों ने विस्तृत चर्चा की थी। और ये परिभाषा थी किसकी? तो आचार्य देवेंद्र शर्मा। आगे हम सभी ने देखा था कि जो कुछ और परिभाषाएं हम लोगों ने देखा था, वो परिभाषाएं हैं, एक बार देख लेते हैं, इसे रिवीजन कर लेते हैं, है ना। और देखा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार, और इनकी परिभाषा में देखा था तो हम लोगों ने जो कीवर्ड पकड़ा था, अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने वाला। इच्छा और मति का आदान प्रदान कौन करता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। इनकी परिभाषा में ये शब्द जरूर मिलेंगे। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा ये समष्टि की चर्चा कौन किया था? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। समष्टि रूप से भाषा कहते हैं, है ना, ये सक्सेना जी का था। और अगला था जो है उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव से की बात, जो है उच्चारणोपयोगी शरीर अवयव, शरीर के अंगों से, है ना, ये मंगलदेव शास्त्री। तो इतनी परिभाषाएं हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, और इनसे संबंधित तथ्यों को भी देखा था। परिभाषाओं को पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष निकलते हैं उन निष्कर्षों पर चर्चा की थी कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है ना। भाषा में सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है, ये सभी हम लोग परिचित हैं इन सभी से। भाषा की प्रकृति में देखा था कि भाषा जो है ये सागर की तरह जो है सदा चलती और बहती रहती है ना। भाषा जो है सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। यह पूर्वजों से कुछ इंसान सीखता है ना, और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों होती है भाषा। और भाषा के 2 रूपों को देखा था, एक कथित होते हैं और दूसरा लिखित होते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा था आगे कि भाषा किससे बनती है? तो वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्द से बनते हैं और शब्द हमारे मूल ध्वनियों से बनते हैं। आगे हम लोगों ने देखा था कि भाषा के विविध रूप हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 रूप हैं, है ना। पढ़ा था 3 रूपों की चर्चा की थी, बोलियाँ, परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। फिर हम लोगों ने भाषा की उत्पत्ति को देखा था, यहीं हम लोग पहुँचे थे और इतना हम लोग पढ़ चुके थे। ये जो है भाषा की जो उत्पत्ति है ये जो है लगभग 35 वर्ष पुरानी है ना, 35 वर्ष पुरानी है। संस्कृत को आर्य भाषा और देव भाषा कहते हैं, ये भी हम लोग कल इससे भी परिचित हुए थे कि कौन सी भाषा ऐसी है जिसे आर्य भाषा या देव भाषा कहते हैं। प्रश्न कभी कभी बन जाता है, सरलतम ढंग से पूछ लिया जाता है, 1 नंबर मिल ही जाएगा, है ना। तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। 35 वर्ष यानी कि 3,500 वर्षों के 3500 वर्ष, ठीक है, 3,500 वर्षों के 3500 वर्ष, ठीक है। आगे देखते हैं, 3 भागों में विभाजित किया गया था।
3 कालखंडों में विभाजित किया गया था, और 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और मध्यकालीन जो है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। ये ध्यान देंगे। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल विभाजन हुआ था 1000 ईस्वी से आज तक। यहाँ तक हम लोग पहुँचे थे। और हमारा ये विश्वास है कि ये जो है हम लोगों ने फिर से रिवीजन कर लिया एक बार सारा मैटर, फिर जो है हम लोगों के लिए हम लोगों के मस्तिष्क में फिर जो है ये बैठ गया है ना। इसी तरह से बीच बीच में करते रहेंगे तो हम लोग भूलेंगे नहीं। आगे देखते हैं हम सभी। इन 3 कालों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रथम कालों में चारों वेद, है ना, चारों वेद जानते हैं। वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। प्रश्न यहाँ से भी कभी कभी बनता है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, है ना। ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई प्रथम काल में, यानी कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए। ये किस संस्कृत में लिखे गए बताया गया? वैदिक संस्कृत में लिखे गए। आगे हम सभी देखते हैं। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप तब का है जब आर्य पंजाब के आसपास निवास करते थे। कहाँ? पंजाब के आसपास। फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह वे पूरब की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। साहित्यिक भाषा थी और विद्वानों और मनीषियों की थी। ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग संस्कृत में भी हुआ है। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि जो वैदिक संस्कृत था, क्या था? जो वैदिक संस्कृत था प्रथम काल में, प्रथम वैदिक संस्कृत में क्या लिखा गया? ब्राह्मण ग्रंथ, है ना, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। ठीक है। और उपनिषद लिखा गया। क्या लिखा गया? उपनिषद लिखा गया। ठीक है। किसमें? वैदिक काल में। और चारों वेद, है ना, चारों वेद ये जो है इसमें। और अभी हम लोगों ने देखा कि फिर लौकिक संस्कृत में देखा क्या लिखा गया, तो रामायण लिखा गया, महाभारत लिखा गया, नाटक, व्याकरण आदि। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा में बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया है, उसे परिनिष्ठित किया है और पंडित के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया है। विदेशी विद्वानों हार्नले, डेर्सन तथा वेबर ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना है। किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर गुणे ने इस बात का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है, ये बिल्कुल सत्य है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार हैं। प्राचीन काल में जो भारतीय आर्य भाषा थी उनकी कुछ विशेषताएं हैं। देखिए, जो कार्यालयी भाषा होती है वो अलग होती है, और व्यक्ति की जो बोलचाल की भाषा होती है वो अलग होती है। लेकिन जब हम कार्यालय से जुड़ जाते हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में हो जाते हैं, जब हम तो वहाँ हमें जो है कार्यालयी भाषा, कोई पत्र व्यवहार होता है, कोई भी कार्य होता है, तो हमें कार्यालयी भाषा में जो है कार्य करना पड़ता है। ठीक है। तो हमारी जो भाषाएं होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? मिक्स हो जाती हैं, मिल जाती हैं, मिश्रित भाषा बन जाती हैं। तो आगे हम वही कहें कि लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं थी। दोनों की विशेषताएं इस प्रकार है। भाषा योगात्मक थी, पहली विशेषता है। ये विशेषता हम पढ़ रहे हैं। शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग और 3 वचन थे। यहाँ ध्यान देंगे, ये उस समय की बात है जो है प्रथम आर्य भाषा, है ना, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात हम सभी कर रहे हैं। ये लिंग और वचन 3 थे, 3 लिंग 3 वचन। लेकिन अब वर्तमान में क्या है? 2 लिंग हैं और कितने वचन हैं? 2 वचन हैं, है ना। ये संस्कृत में है अभी भी। आगे देखते हैं। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था। आगे हम सभी देखेंगे 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक की बात करेंगे। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, यानी कि हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत अब समझने चल रहे हैं। ऊपर हम लोगों ने जो समझा वैदिक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को समझा, है ना, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक था, उसमें हम लोगों ने इतनी सारी बातों को सीखा। अब आगे हम सभी देखते हैं
इतने से इतने 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो स्वरूप सामने आया उसे क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। ठीक है। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास क्या है? प्राकृत में हुआ। उस काल में यह प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर के विकसित हुआ। कितनी अवस्थाएं? 3 अवस्थाएं से। प्रथम अवस्था 500 ईसा पूर्व से सन ईस्वी के आरंभ तक, है ना, पाली और शिलालेखी प्राकृत सामने आई। शिलालेखी प्राकृत सामने आई, यानी कि प्राकृत और पाली। दूसरी अवस्था में ईस्वी सन के आरंभ में 500 ईस्वी तक, कितना? 500, मतलब ईस्वी सन के आरंभ से, है ना, कितना? 500 बताया गया। अनेक प्रकार की प्राकृतों का तीसरी अवस्था में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का विकास हुआ। यानी कि प्राकृत, पाली और अपभ्रंश, प्राकृत, पाल और अपभ्रंश, इन तीनों में हुआ। पाली भारत की प्रथम देश भाषा है। इससे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा में भगवान बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंघल या श्रीलंका के लोग पाली को मागधी कहते हैं। क्या कहते हैं? मागधी कहते हैं, सिंघल या श्रीलंका के लोग, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है, क्षमा चाहूँगी, अनेक बोलियों के तत्व वर्तमान है। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। आगे हम सभी देखते हैं। पहली सदी से 500 ईस्वी तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। ठीक है। आचार्य हेमचंद्र ने इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्यतः हम मत है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी, स्वभावतः प्राकृत कहलाई। भाषा विज्ञान ने प्रकृति के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। देखिए, भाषा विज्ञान ने प्रकृति के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। प्राकृत, पाली, अपभ्रंश 3 भागों में विभाजित हुआ, है ना, बताया गया अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा। तो जो प्राकृत है, क्या है? प्राकृत है। यहाँ से प्रश्न बनता है, जो प्राकृत भाषा है इसे 5 भेदों में स्वीकार किया गया। तो इसमें पहला भेद क्या है? शौरसेनी, दूसरा पैशाची, तीसरा महाराष्ट्री, चौथा अर्धमागधी, 5वां मागधी। तो ये 5 भागों में, ठीक है। शौरसेनी प्राकृत मथुरा या सूरसेन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य प्रदेश की प्रमुख भाषा थी जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। मध्य प्रदेश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैशाची प्राकृत उत्तर भारत में कश्मीरी के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और शौरसेनी के बीच का है। यह प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित था। इस भाषा का उपयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ है। ठीक है। मागधी प्राकृत मगध के आसपास प्रचलित था। अब आगे हम सभी देखते हैं 1000 ईस्वी से भारतीय आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है। यहाँ से देखते हैं 1000 ईस्वी में भारतीय नई भाषा कहाँ प्रवेश करती है? नए युग में। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का चरम विकास अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। प्रश्न बनता है, जब वरुरुचि जैसे प्राकृत के व्याकरणों ने प्राकृतों को व्याकरण के सांचे में ढाल दिया, लोक भाषा अपभ्रंश ने परिनिष्ठित प्राकृतों के विरुद्ध विद्रोह किया। यह वस्तुतः पंडितों की भाषा पर जनता की भाषा की विजय थी, जो अपभ्रंशों में फलवती हुई। मतलब अपभ्रंश से अनेक नाम प्रचलित हैं। अपभ्रंश के अनेक नाम हम देखेंगे। कौन कौन नाम है? ग्रामीण भाषा, देशी भाषा, अपभ्रंश, अवहस्य, अवहट्ठ, अवहट्ठ आदि। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। अपभ्रंश का क्या अर्थ है? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ, यानी कि भ्रष्ट। ये नाम पंडितों द्वारा दिए गए थे जिन्हें लोक भाषा सदा इसी रूप में दिखाई पड़ती थी। भारतीय भाषा के इतिहास में 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक के काल को अपभ्रंश काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। और कभी कभी ये भी प्रश्न बनता है कि क्या कहा जाता है? अपभ्रंश का क्या अर्थ है ना? बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ या भ्रष्ट। ठीक है। और आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, बंगला, गुजराती, मराठी, पंजाबी, उर्दू, उड़िया आदि है की उत्पत्ति इन्हीं अपभ्रंशों से हुई है। एक प्रकार से ये अपभ्रंश भाषाएं प्राकृत भाषाओं और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की कड़ी हैं। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिष्ठित रूप का विकास भी
मध्य प्रदेश में हुआ। इस पर अन्य रूपों का प्रभाव भी पड़ा। हिंदी का जन्म इसी मध्य प्रदेश संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। हिंदी का जन्म, हिंदी का ध्यान देंगे, हिंदी का जन्म इसी मध्य देश में संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के योग से हुआ। ठीक है। उत्तर भारत में अपभ्रंश के 7 भेद या रूप प्रचलित थे। उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद प्रचलित थे? 7, जिनसे आधुनिक भारतीय भाषाओं का जन्म हुआ। ये 7 प्रकार के अपभ्रंश इस प्रकार हैं, जिनके सामने उससे जन्मी आधुनिक भाषाओं के नाम इस प्रकार हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न बनेगा हमारा, सौरसेनी अपभ्रंश। सौरसेनी कितने? 7 बताए गए ना। सौरसेनी पहला है अपभ्रंश। इससे जो भाषाएं निकली, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, ब्रज और खड़ी बोली। 85 से लहदा और पंजाबी। ठीक है। ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी निकली है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली निकली है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। कहाँ से निकली है? अर्धमागधी से। यहाँ से हर परीक्षा में जो है प्रश्न जरूर बनते हैं। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बांग्ली, उड़िया और असमिया। आगे हम सभी देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अपभ्रंश में लगभग वे ही ध्वनियाँ थीं जिनका प्रयोग प्राकृत में होता था। प्राकृत में होता था। स्वरों का अनुनासिक रूप संस्कृत, पाल और प्राकृत जैसा ही था। कुछ बातों में समानताएं रहते हुए भी अपभ्रंश संस्कृत और प्राकृत से बहुत दूर चली गई और प्राचीन की अपेक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं के काफ़ी नज़दीक चली आई। भाषा अधिक सरल हो गई। संस्कृत, पाली तथा प्राकृत संयोगात्मक भाषाएं थीं। संस्कृत, पाली और प्राकृत कैसी भाषाएं थी? संयोग। किंतु अपभ्रंश भाषा वियोगात्मक हो गई। संज्ञा सर्वनाम से संयोगात्मक भाषाओं में विभक्तियां साथ लगती थीं, किंतु अपभ्रंश से अलग होने लगी। हिंदी में अपभ्रंश की ये सारी प्रवृत्तियां चली आईं। नपुंसक लिंग प्रायः समाप्त हो गया, तद्भव की संख्या बढ़ गई। 1100 के आसपास अपभ्रंश का काल समाप्त हो गया और इसके बाद आधुनिक भाषाओं का युग आरंभ हुआ। 14वीं शताब्दी से आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया। कुछ समय तक अपभ्रंश की प्रवृत्तियां आधुनिक भाषाओं से मिली जुली रही, फिर धीरे धीरे कम होती गईं। भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में संदेश राशक, देखिए कुछ रचनाएं भी हुई हैं। संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम, उक्त व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता और ज्ञानेश्वरी जैसे कुछ ग्रंथों की रचना भी हुई। ठीक है। किस भाषा में बताया जा रहा है? भाषा परिवर्तन के इस संक्रांति काल में, जिनके अध्ययन से अपभ्रंश से प्रभावित पुरानी हिंदी के कुछ रूप देख जा सकते हैं। इस काल की भाषा को कुछ लोगों ने अवहट्ठ नाम दिया। क्या दिया? अवहट्ठ नाम दिया। अवहट्ठ की संज्ञा दी, इसके नाम से पुकारा। इस काल के कवि ज्योतिषर ठाकुर, विद्यापति और वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को क्या कहा? अवहट्ठ कहा। अवहट्ठ अपभ्रंश का ही विकृत रूप है। सच पूछा जाए तो संक्रांति काल में जिस नई भाषा की सृष्टि हो रही थी उसे पुरानी हिंदी, पुरानी बंगला, पुरानी जूनी यानी कि गुजराती आदि कहना ही उचित होगा। आगे हम सभी देखते हैं। उक्त बातों से स्पष्ट है कि अपभ्रंश के विभिन्न रूपों से हिंदी और भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई। ये सभी भाषाएं सरलता की ओर है। संस्कृत, पाली आदि की तुलना में अपभ्रंश के शब्द कम हो गए हैं। आधुनिक भाषाओं में अपभ्रंश की तुलना में शब्द रूप और भी कम हो गए हैं। इस प्रकार भाषा सरल होती गई। संस्कृत में 8 कारकों के 3 वचनों में 24 रूप बनते थे। प्राकृत में 12 रूप हो गए। ठीक है। धीरे धीरे हमारी भाषा क्या हो गई? सरलता की तरफ आ रही है। अपभ्रंश में 6 और आधुनिक भाषाओं में 2 रूप, मूल और विकृत हो गए। क्रिया के रूप में काफ़ी कमी हो गई। संस्कृत में वचन 3 थे, अब केवल क्या हो गए? 2 ही रह गए। संस्कृत में 3 लिंग थे, आधुनिक भाषा में 2 ही लिंग रह गए, जो अभी भी हैं, है ना। और 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी साहित्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी थी। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति रचनात्मक है। इस विषय में यह जर्मन से मिलती जुलती है। हिंदी जर्मन की तरह अपने ही प्रत्ययों से नवीन शब्दों का निर्माण कर लेती है। यह विशेषता अंग्रेजी की नहीं है। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी हिंदी को उधार लेने वाली भाषा न कह करके रचनात्मक भाषा कहना
ठीक समझा है। इस दृष्टि से आर्य भाषा में हिंदी का अपना अलग व्यक्तित्व है। हिंदी की दूसरी विशेषता यह है कि आरंभ से ही इसमें तद्भवों की अधिकता रही है। ये इसकी क्या है, विशेषता है। ये तद्भव हिंदी के प्राण हैं, तद्भव हिंदी के प्राण है। वस्तुतः हिंदी जनता की भाषा है। हिंदी हमारी किसकी भाषा है, जनता की भाषा है। जनजीवन की गोद में इसका जन्म हुआ है, अतः इसे जनता के गले का हार बना रहना है। इसकी स्वाभाविक शोभा का तत्समों के बोझिल अलंकार लादना इसकी प्राकृतिक सुषमा को नष्ट भ्रष्ट करना होगा। यह बात हिंदी के प्रेमियों को ध्यान में रखनी चाहिए। हिंदी में वैदिक युग से लेकर के आज तक हजारों लाखों चलते शब्द ऐसे प्रयुक्त होते हैं जिन्हें समय समय सर्वसाधारण ने अपनी धरोहर समझा। क्या समझा, धरोहर समझा। बहुत महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने यहाँ सीखी। हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश यानी कि पश्चिमी हिंदी से मानी गई है। हिंदी के अंतर्गत ये रूप इस प्रकार से, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। पश्चिमी हिंदी है ना, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? सबसे पहले ब्रज आता है। ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी, ये किसके अंतर्गत है? पश्चिमी हिंदी है ना। पश्चिमी हिंदी निकली किससे है? शौरसेनी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी किससे निकली है? तो यह शौरसेनी अपभ्रंश से निकली है। पूर्वी हिंदी जिसे हम लोग कहते हैं ABC, मतलब अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी। यहाँ से खूब अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। और बिहारी, पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ कुमाऊनी और गढ़वाली। कहाँ की हैं ये? पहाड़ी हिंदी है, पहाड़ी प्रदेश की बोलियाँ हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। आगे हम सभी देखते हैं कि हिंदी में अनेक बोलियों के रहते हुए भी खड़ी बोली ही उसकी मूल भाषा बन गई, जो पिछले 200 वर्षों से विकसित होती रही। इसकी समृद्धि में इसकी सभी बोलियां योगदान करती रहीं और इस प्रकार यह देश के कोने कोने में फैल गई। जॉन बीम्स ने आधुनिक आर्य भाषा में हिंदी को सर्वाधिक महत्व दिया है। उन्होंने अंतर्वेद मध्य देश, ठीक है, अंतर्वेद मध्य देश को हिंदी का मुख्य क्षेत्र बताते हुए लिखा है कि ये तो हिंदी की अनेक बोलियां हैं, किंतु उसका एक सर्वमान्य व्यापक रूप भी है जिसका विकास दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में हुआ था और जो सर्वत्र शिक्षितों के द्वारा एक रूप में खड़ी बोली और समझी जाती है। बीम्स महोदय ने हिंदी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए यह भी लिखा है कि हिंदी संस्कृत की वास्तविक अधिकारिणी है। जो हिंदी है ये संस्कृत की वास्तविक अधिकारिणी है और आधुनिक युग में इसका अन्य भाषाओं में वही स्थान है जो प्राचीन काल में संस्कृत का था। ठीक है, तो हम लोगों ने इतनी चीज़ें सीखी है ना। आगे देखते हैं, ये है जो है हिंदी भाषा का संक्षिप्त परिचय यानी कि हिंदी का नामकरण। यहाँ से ये जो पहली लाइन है इससे प्रश्न बनता है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी ये शब्द संस्कृत के नहीं है बल्कि किस भाषा के हैं? फारसी भाषा के हैं। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, और हिंदुस्तान वर्तनी शुद्धि की दृष्टि से भी आता है। ये वर्तनी शुद्धि में भी पूछा जाता है, तो देख लीजिए। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। यह बात कुछ ऐसी ही है कि बच्चा हमारे घर में जन्मे और उसका नामकरण हमारे क्या करें? पड़ोसी करें। ठीक है, ठीक वैसे ही हमारी हिंदी का भी नामकरण हुआ है। वस्तुतः हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है, इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी नामकरण की एक बड़ी दिलचस्प कथा है जिसका विवरण इस प्रकार है। हम सभी देखते हैं, हम सभी को इतना देखना है कि जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ये फारसी भाषा के शब्द हैं, ये संस्कृत के नहीं हैं। आगे हम सभी देखेंगे, 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया। व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में, विशिष्ट अर्थ में। 3 अर्थों के माध्यम से हम समझेंगे कि हमारी हिंदी का नामकरण किस तरह से हुआ है ना। भारत में जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी हिंद या भारत के संबंध में किसी भी व्यक्ति, वस्तु या हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। ठीक है, किसके? ईरानियों की धर्म पुस्तक क्या है? अवेस्ता है। उसमें क्या मिलता है? हिंदी, हिंदू और हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं।
आगे हम सभी देखेंगे मध्यकालीन ईरान में हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगा करके हिंदीक बना, है ना। हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगा करके क्या बना, हिंदीक बना। फिर हिंदीग शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन क्या हो गया, लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंदी के विशेषण रूप से प्रचलित हो गया। इस प्रकार से प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक था। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं क्योंकि ईरानी लोग सा का उच्चारण क्या कहते थे, हा की तरह करते थे। 8वीं सदी तक ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता रहा। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुए, किंतु इस प्राचीन व्यापक में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया। किस भाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है यहाँ। आगे तो हम लोगों ने देख लिया है ना, हिंदी का जो है उत्पत्ति कैसे हुई। हिंद अवेस्ता की पुस्तक में हिंदी ये जो है एक प्रत्यय लगा करके हिंदीक बना और बाद में गा क्या हो गया, गा अंतिम व्यंजन गा लुप्त हो गया, ठीक है। और हिंदी शब्द सिंधी से जोड़ते हैं क्योंकि जो ईरान के लोग थे वो सा का उच्चारण किसकी तरह करते थे, हा की तरह करते थे, ठीक है। तो सिंधी, फिर जब हा करते थे, सा को हा बोलते थे, तो वो सिंधी की जगह क्या हो गया, हिंदी हो गया, है ना, धी हो गया। आगे देखेंगे हम सभी भाषा के सामान्य अर्थ में जवान ए हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य में मिलता है। 6ठी शताब्दी में बादशाह नौशेरवां के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को जवान ए हिंदी की संज्ञा दी है। हिंदी का यह प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, है ना, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए हुआ है। स्पष्ट है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर दो अर्थों में हुआ है, एक देश के अर्थ में और दूसरा भारतीय भाषा के अर्थ में, ठीक है। आज ये दोनों अर्थ पुराने पड़ चुके हैं और अपना महत्व खो चुके हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ है। मध्य युग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को प्रायः भाषा या भाखा नाम से पुकारा है। मध्य युग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को क्या कहा है, भाषा या भाखा नाम से पुकारा है। कबीर कहते हैं कि संस्कीरत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तुलसीदास ने कहा है कि भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए, भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साच। किंतु मुसलमान परंपरा के कवियों और विद्वानों ने उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को प्रायः हिंदवी शब्द से संबोधित किया है। किससे किया है, हिंदवी शब्द से। 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी जो है 1228 ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की संभवतः मध्य देश की यानी कि देसी भाषा के लिए किया था। इसी प्रकार अन्य मुस्लिम कवियों ने मसऊद, अबुल हसन, अमीर खुसरो आदि ने भी देशी भाषा को हिंदी या हिंदवी नाम से दिया है। खुसरो ने लिखा है कि तुर्क हिंदुस्तानियम मैं हिंदवी गोयम जवाबे, है ना, जुज व चंद नज्म हिंदी नीज नजर देस्तान करदाशुदा अस्त। खुसरो की खलिकबारी में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। देखिए, खुसरो की भाषा में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देशी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 16वीं सदी में मुस्लिम कवि जायसी ने भी हिंदवी का प्रयोग किया है। किसका, हिंदवी का। तुर्की अरबी हिंदवी भाषा तेती आही और जामे मार्ग प्रेम का सबय सराहे ताही। लगता है कि दिल्ली से अवध प्रदेश तक की देसी भाषा हिंदी या हिंदवी नाम से प्रचलित होने लगी थी। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया। अकबर के दरबारी कवि जो रहीम थे उनको क्या कहा गया, हिंदी कवि कहा गया। अनुमान है कि मध्य युग में देशी भाषा के अर्थ में भाखा
हिंदी और हिंदवी भाषा के समानार्थक बन चुके थे। अब तो स्पष्ट हो गया है ना, समझ भी आ गया होगा सभी को। ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ही देखते हैं, ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाए। दक्षिण के 16वीं 17वीं सदी के मुस्लिम कवियों ने भी जिन्हें दक्षिणी हिंदी के कवि कहते हैं, हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया। शाही मीरा जी कहते हैं कि यूँ देखत हिंदी बोल प्रण माने हैं नपतोल। 17वीं सदी में दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही ने अपने सबरस की भूमिका में हिंदी का ही प्रयोग किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि 17वीं सदी तक हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक थे और सामान्यतः मध्य देश की भाषा के लिए प्रयुक्त होते थे। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का नामकरण भारत के हिंदुओं ने नहीं, ईरान और अरब से आए इस देश में बसे मुसलमानों ने किया। ठीक है, इतना पढ़ने के बाद इतना ये एक निष्कर्ष निकल के आया सामने हमारे कि ये भारत के हिंदुओं ने नहीं बल्कि ईरान और अरब से आए देश में बसे मुसलमानों ने किया। लेकिन मुसलमानों ने हिंदी प्रदेश में फैली विभिन्न बोलियों को ना अपना करके दिल्ली और मेरठ की बोली खड़ी बोली को अधिक प्राश्रय दिया। इसके विपरीत हिंदुओं ने ब्रजभाषा, अवधी तथा अन्य देशी भाषाओं में अधिक रचनाएं की। हिंदुओं ने बाद में ये लोग भी मुसलमान के मार्ग पर चले। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि देश के मुसलमानों ने जिस अर्थ में देसी भाषा खड़ी बोली को ग्रहण किया वही हिंदी की सही दिशा थी। आज हिंदी का अर्थ खड़ी बोली और उसमें लिखा जाने वाला साहित्य ही समझा जाता है। इस हिंदी को, अभी इतना है, हिंदी का क्षेत्र तब आएगा। इस हिंदी को हमारे साधु संतों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में फैला दिया था, अतः यह धीरे धीरे सारे देश में बस गई। हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में भी होता है। प्रारंभ में हिंदी फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। प्रारंभ में हिंदी जो है फारसी और देवनागरी लिखी जाती थी। प्रारंभ की बात हो रही है। कुछ मुसलमानों ने हिंदवी की उस शैली का भी प्रचार किया है जिसकी परंपरा फारसी लिपि और उच्चारण में दिल्ली के आसपास वर्तमान थी। दक्षिणी हिंदी के मुसलमान कवियों ने हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढाला जो आगे चल करके उर्दू की चीज़ समझी जाने लगी। हिंदुओं और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों-त्यों बढ़ता गया। हिंदी मुसलमानों से दूर होती गई और उनके स्थान पर एक नई भाषा उर्दू गढ़ ली गई, जिससे बाद में हिंदी वालों ने हिंदी की एक शैली मान लिया। राजनीतिक एवं सांप्रदायिक विरोध का परिणाम यह हुआ कि भारत के मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के साँचे में ढाल करके उसका नया नाम रेख्ता रखा। क्या रखा? रेख्ता रखा। प्रश्न बन सकता है। यह बात 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई। अब हिंदी फारसी शैली में पनपने लगी। भारत में जब अंग्रेज आए तो 1800 से हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी। हिंदी को किसकी संज्ञा दी? हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई। तब भाषा संबंधी एक नई उलझन पैदा कर दी गई। हिंदी अपने वास्तविक रूप से स्थापित हो चुकी। यदि भारत का नाम हिंद है तो इस देश की राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी होगा। हमारे देश का नामकरण हिंदुस्तान नहीं हो सकता क्योंकि यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है। इसीलिए ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के शब्दों में हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। बंगाल के सुधी महापुरुषों ने भी इसकी गौरव गरिमा को अपनाया था, पहचाना था। 1875 में बाबू केशव चंद्र सेन ने लिखा कि हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में बंग दर्शन में लिखा, हिंदी शिक्षा ना करिले कोनो क्रमे ई चलबे ना। निष्कर्ष यह है कि हिंदी भाषा की सामान्य जनता की भाषा है। हिंदी भाषा ही भारत की सामान्य जनता की भाषा है और देश की एकता की संपर्क भाषा है। देश की एकता की कैसी भाषा है? संपर्क भाषा है। साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। अब हिंदी का जो क्षेत्र है, हिंदी के क्षेत्र से संबंधित क्लास जो है हम अगली क्लास में जो है करेंगे, है ना, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। बहुत ज़्यादा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ें जितना समझ आए, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक करते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा। हम लोगों ने सीखा, सबसे पहले सीखा हम लोगों ने क्या क्या देखा
हाँ, हम लोगों ने ये देखा कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति के बारे में देखा है ना, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम देखेंगे, है ना। लगभग 3500 वर्षों के इतिहास को देखा, 3.5 जो है 3000 वर्षों के। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, और जो है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक ये। और इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो है हाँ, संस्कृत वैदिक भाषा में देखा कि जो रामायण है, महाभारत है, नाटक है, व्याकरण, ये सभी लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? लौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। क्या? रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण। और अगर वैदिक संस्कृत की बात की जाए तो वैदिक संस्कृत में क्या लिखे गए हैं? ऋग्वेद संहिता लिखी गई है ना। और ऋग्वेद संहिता, और इसके साथ ही जो है क्या लिखा गया है, ये हम देखते हैं। चारों वेद जैसे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और उपनिषद ग्रंथों की रचना वैदिक भाषा में की गई है ना। और लौकिक भाषा में रामायण और जो है, हाँ, इतना देखा हम लोगों ने, रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण। रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों ने देखा कि इनकी विशेषताओं को देखा है ना। आर्य भाषा प्रथम, इनकी जो विशेषताएं थी, भाषा योगात्मक थी, शब्दों में धातुओं का अर्थ प्राय सुरक्षित था, है ना। 3 लिंग और 3 वचन होते थे। और इसके बाद जो है देखा, पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार में तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों में जो है इसका उपयोग होने लगा था। आगे हम लोगों ने देखा कि जो है प्राकृत, पाली और अपभ्रंश को देखा है ना। इनके समय को देखा, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और 1000 ईस्वी तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। फिर इन सब को देखने के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हाँ, ये इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने देखा कि 5 प्रमुख भेद किए गए हैं इसके। भाषा विज्ञान ने प्राकृत के 5 भेद किए हैं। शौरसेनी है, पैसाची है, शौरसेनी है, पैसाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सीखा कि ये मध्य देश की, अगर मेरे जुबान से अगर कहीं मध्य प्रदेश निकल गया होगा तो इसके लिए आप क्षमा चाहिएगा। ये मध्य देश की प्रमुख भाषा थी, यानी कि जो 3 बताया गया है ना। मध्य देश संस्कृत का प्रमुख केंद्र था। 1000 ईस्वी से आर्य भाषा नए युग में प्रवेश करती है, इसे हम लोगों ने जाना। अब आगे हम लोगों ने देखा कि अपभ्रंश के अनेक नाम हैं। अपभ्रंश के अनेक नाम हैं। इन्हें ग्रामीण भाषा, देसी भाषा, अपभ्रंश भाषा, अवहंस, अवहट और अवहट, है ना, इत्यादि से परिचित दिया गया, इत्यादि नाम दिया गया है। फिर एक महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग आ जाते हैं, उत्तर भारत में अपभ्रंश के कितने भेद हैं? 7 भेद किए गए हैं। और जिनको हम देखते हैं, शौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और ब्रज और खड़ी बोली। पैसाची अपभ्रंश से लहदा पंजाबी, ब्राचड़ से सिंधी, खस से पहाड़ी, गढ़वाली, कुमानी, महाराष्ट्री से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, और 7वां मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। तो इतना हम लोगों ने सीखा। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ और टॉपिक को कवर किया है। हाँ, देखा है हम लोगों ने कि क्या देखा है, कुछ रचनाएं 1100 ईस्वी के आसपास जो है ये अपभ्रंश का काल समाप्त होता हुआ देखा हम लोगों ने। 14वीं आधुनिक भाषाओं का स्पष्ट रूप सामने आया, है ना। और इससे कुछ मिलती जुलती, जैसे उक्त व्यक्ति प्रकरण है, वतनडा कीर्तिलता है, ज्ञानेश्वरी है, संदेश राशक है, प्राकृत पैंगलम है, इन ग्रंथों की रचना देखी। और देखा जो है इनके अध्ययन से, अपभ्रंश से प्रभावित होकर के पुरानी हिंदी के कुछ रूप देखे हम लोगों ने, है ना, जिन्हें अवहट्ठ नाम दिया है। और इस काल के कुछ ज्योतिश्वर ठाकुर और विद्यापति वंशीधर ने तत्कालीन भाषा को अवहट्ठ भाषा की संज्ञा दी, इसे भी हम लोगों ने जाना। फिर देखा हम लोगों ने कि जो है कि संस्कृत में जो है धीरे धीरे पहले 3 लिंग 3 वचन होते थे, और आगे चल कर के संस्कृत में ये क्या रह गए, 2 ही रह गए। कितने रह गए? 2 लिंग 2 वचन रह गए। 1000 ईस्वी के लगभग हिंदी अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं की तरह अपने अस्तित्व में आ चुकी है ना। भाषा के रूप में हिंदी की प्रकृति कैसी थी? रचनात्मक थी। आगे हम लोगों ने देखा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति
के बारे में देखा कि हिंदी की जो मूल उत्पत्ति हुई सौरसेनी अपभ्रंश से हुई। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, बांगरू और राजस्थानी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और मध्य प्रदेश की जो बोलियां हैं कुमाऊनी और गढ़वाली। इनसे हम लोगों ने सीखा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। फिर देखा हम लोगों ने हिंदी का नामकरण देख लिया। हाँ, फिर हम लोगों ने हिंदी का नामकरण देखा। और यहाँ एक बात हम लोगों ने सीखी कि जो हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द जो है संस्कृत के नहीं है बल्कि किसके हैं? फारसी के शब्द हैं। और हिंदुस्तान वर्तनी की दृष्टि से भी ये शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है, तो इसे भी विशेष ध्यान देंगे हम सभी। आगे हम सभी ने देखा कि 8वीं सदी में आज तक हिंदी को 3 रूपों में देखा। 3 रूपों में देखा, एक व्यापक अर्थ में, दूसरा सामान्य अर्थ में, तीसरा विशिष्ट अर्थ में देखा। ठीक है, आगे जो है फिर हम लोगों ने देखा हाँ, ये सब हम लोगों ने सीखा। इसके बाद जो है अंततः निष्कर्ष पे हम लोगों ने पहुंचा कि जो है अंततः निष्कर्ष पर हम सभी पहुंचते हैं और ये देख पाते हैं कि यह जो है भारत की सामान्य जनता की भाषा है। हिंदी जो है भारत की सामान्य जनता की भाषा है, देश की एकता की संपर्क भाषा है। देश की एकता की संपर्क भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता। इतनी चीज़ें हम लोगों ने सीखी। तो इसमें से जो मेन इम्पॉर्टेंट है पूरा आप लोग एक नोट्स बना लीजिए, चाहे उसमें लिख लीजिए या आपके अगर नोट्स है तो आप उन्हें पढ़ते रहिए, बाकी मूल पुस्तकों से इस तरह से पढ़ते रहिए। तो आज की क्लास यही है। तो हाँ, आशा और विश्वास है हमें कि आज आप लोगों ने इस क्लास में कुछ तो अवश्य सीखा होगा, कुछ ना कुछ ज़रूर ग्रहण किया होगा। तो आज की क्लास यही है, फिर हम अगली क्लास में देखेंगे हिंदी का क्षेत्र। अगली क्लास में देखा जाएगा हिंदी का क्षेत्र, देखा जाएगा, है ना। हिंदी का क्षेत्र और हिंदी का महत्व। हिंदी का क्षेत्र देखेंगे, हिंदी का महत्व देखेंगे और हिंदी की विशेषता देखेंगे। हिंदी की विशेषता देखेंगे। इस प्रकार से करते करते हम सभी जो है अपने एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। इसके बाद हिंदी के बाद आ जाएगा हमारा वर्ण विचार पे हम डायरेक्ट देखेंगे और एक एक टॉपिक को इस तरह से हम सभी कवर करते रहेंगे। ये क्लास प्रतिदिन होती है, ये सभी विद्यार्थियों के लिए है, जितने भी प्रतियोगी हैं सभी को इससे लाभ मिलेगा, इनसे प्रश्न बनते हैं। और आज की क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं, फिर हम एक नई क्लास के साथ मिलेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है कमेंट में अपने सुझाव अवश्य लिखें। यदि आप मेरी क्लास देख पा रहे हैं तो सुझाव अवश्य दें, क्योंकि आपके सुझाव का जो है हम इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं और हमारे लिए वो बहुत उपयोगी होता है आपका सुझाव। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे नए प्रतियोगी हैं तो आप इसे जो है लाइक कर दीजिए, है ना, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो है अगली क्लास हिंदी से संबंधित जो भी जानकारी हो मेरे द्वारा जो दी जाए वो आप तक सरलतापूर्वक पहुंच जाए। और अपने कुछ मित्रों तक आप इसे शेयर कर दीजिए। बस ये क्लास यहीं समाप्त होती है, फिर हम नए क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।